हेलो फ्रेंड्स, एग्री यूनिवर्स की संकल्प सीरीज के डे 6 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रूट इज आल्सो रिफर्ड टू अस एनर्जी टेबलेट। वह कौन सा फ्रूट है जिसे एनर्जी टेबलेट के रूप में जाना जाता है? एवोकेडो, मैंगोस्टीन, आंवला, पोमग्रेनेट। तो जो हमारा एवोकेडो है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एवोकेडो के हम अदर नेम अगर देखते हैं तो इसके नेम क्या है? 21st सेंचुरी फ्रूट कहा जाता है इसे, फ्रूट ऑफ न्यू वर्ल्ड कहा जाता है, बटर फ्रूट और एलिगेटर पियर। ये सभी किसके नाम है? एवोकेडो के। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे मैंगोस्टीन है, इसको क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट। जो हमारे क्वीन है फ्रूट की, वो कौन है? मैंगोस्टीन है। फ्रूट ऑफ द गॉड, एनर्जी टेबलेट, फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड और मिस्ट्री फूड। तो और जो हमारा आंवला है, आंवला को आंवला, फ्रूट ऑफ 21st सेंचुरी, इंडियन गूसबेरी, अमृत फल फ्रूट और स्केयर ट्री। और जो हमारा पोमग्रेनेट है, पोमग्रेनेट को फ्रूट ऑफ पैराडाइज, फ्रूट ऑफ लव, अनार, नेशनल फ्रूट ऑफ ईरान के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? एनर्जी टेबलेट किसे कहा जाता है? मैंगोस्टीन। जो हमारी क्वीन है फ्रूट की, उसे क्या कहा जाता है? एनर्जी टेबलेट भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैंगोस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, kernel bunt of wheat gives foul smell in the field due to presence of volatile compound। जो व्हीट है उसकी एक डिसीज होती है कर्नाल बंट। इसकी वजह से क्या होता है कि फील्ड में एक स्मेल आती है। वो स्मेल किस वजह से आती है? टेट्रामिथाइल एमाइन, एलाइल प्रोपाइल सल्फाइड, ट्राई मिथाइल एमाइल और ड्राई प्रोपाइल सल्फाइड। जो कर्नाल बंट अगर ये फील्ड में होता है तो इसकी वजह से एक स्मेल आती है, जो अपनी सड़ी हुई मछली जैसी स्मेल आती है इसमें। तो स्मेल जो आती होती है ट्राई मिथाइल एमाइन की वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इसे कर्नाल बंट क्या है? इसको पार्शियल बंट भी कहा जाता है। इसको अपन जो व्हीट है उसका कैंसर कहा जाता है। मतलब कैंसर ऑफ व्हीट किसे कहा जाता है? कर्नाल बंट को। कर्नाल बंट जो है व्हीट की डिसीज है। कर्नाल बंट किसके द्वारा होता है? तो नियोवोशिया इंडिका के द्वारा होता है। ये सीड बोर्न, सोइल बोर्न और एयरबोर्न डिसीज, मतलब सीड के द्वारा भी हो सकती है, सोइल के द्वारा भी फैल सकती है या फिर ये हवा के द्वारा भी फैल सकती है। इसको फर्स्ट टाइम रिपोर्ट किया था मित्रा ने 1931 में। जो करनाल बंट है, इसमें हम सिम्टम की बात करें तो अपने क्या करते हैं? केनोई सिम्टम इसमें दिखाई देते हैं। ब्लैक सूटी सिम्टम अपने को यहाँ पर दिखाई देंगे। ब्लैक सूटी पाउडर जो हो जाता है, मतलब कुछ ग्रेन जो क्या होते हैं ब्लैक सूटी पाउडर से कवर हो जाते हैं। बोर्ड शेप करनाल अपने को यहाँ पे दिखाई देते हैं। हम देख रहे हैं कि ये तो करनाल बंट के सिम्टम हो गए। अब करनाल बंट डिसीज क्या है कि ये सीड के द्वारा भी हो रही है, सोइल की द्वारा भी, एयरबोर्न, तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। पर फिर भी इसके कंट्रोल के जैसे कुछ रेजिस्टेंट वेराइटी है, जैसे अपनी PBW502, N75-3, इसको अपन क्या कर सकते हैं? इन वैरायटियों को लगा देंगे तो करनाल बंट डिसीज नहीं होगी। बाकी तो मतलब इसमें होने के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने सोइल में क्रॉप रोटेशन को अपना लिया तो सोइल के द्वारा हो जाएगी। सीड ट्रीटमेंट वगैरह भी कर लिया तो सोइल या एयर से हो जाएगी। तो इसमें क्या है? रेजिस्टेंट वैरायटी ये मतलब उपाय है। इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कार्बेंडाजिन से, एग्रोसेन जीएन से। इससे क्या कर सकते हैं? हम सीड ट्रीटमेंट करके करनाल बंट को कर्नाल बंट डिसीज से हम बचा सकते हैं व्हीट को। इसका राइट आंसर क्या है अपना? ऑप्शन सी, ट्राइमिथाइल एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी क्वाशेंट आरक्यू फॉर फैटी एसिड। जो फैटी एसिड है उसका आरक्यू क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वाशेंट क्या होता है कि क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ रिलीज CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ एब्जॉर्ब O2। मतलब कितनी CO2 रिलीज की गई है और कितनी O2 एब्जॉर्ब की गई है, उसका जो रेशियो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आरक्यू। आरक्यू हम देखते हैं कि इसने किसके लिए पूछा है? फेट के लिए पूछा है तो 0.7, 0.5, 1.33 या फिर 2 होता है। जो फेट के लिए आरक्यू होता है वो होता है 0.7। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 0.7। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जैसे और भी हमारे जैसे प्रोटीन वगैरह, उनका आरक्यू क्या होता है? तो प्रोटीन का अपना आरक्यू रहेगा 0.8 टू 0.9। अपना जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का आरक्यू अपना रहता है, कार्बोहाइड्रेट का कितना रहता है? कार्बोहाइड्रेट का आता है 1। जो अपना ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड का जो आरक्यू है वो सबसे ज़्यादा होता है। कितना आता है? ग्रेटर देन 1 या फिर 1.33 भी अपन बोल सकते हैं कि जो अपने ये रहते हैं ऑर्गेनिक एसिड जो रहते हैं उनका आरक्यू रहता है 1.33। तो जो आपने वो फेट का पूछा तो फेट का क्या रहेगा? 0.7, प्रोटीन का 0.8 से 0.9 और अपना कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट कवर्स एन एरिया। जो अपने इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनको क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट में, मेजर, मीडियम और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट। तो हमारा जो
इसके द्वारा जो कवर एरिया है, जो कमांड एरिया है इसके द्वारा, इसमें 3 पार्ट है। जैसे अपना मेजर है, मेजर का जो एरिया रहता है वो ग्रेटर देन 10,000 हेक्टेयर रहता है, मीडियम का रहता है 2,000 टू 10,000 और माइनर का रहता है लेस देन 2,000 हेक्टेयर। तो अपने को यहाँ पे माइनर का पूछा है, तो माइनर के लिए राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, लेस देन 2,000 हेक्टेयर। अब हम देखते हैं कि जो हमारे तीनों इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं इनकी कॉस्ट क्या रहती है। तो अगर मेजर के लिए हम कॉस्ट देखें तो ग्रेटर देन 50 करोड़, मीडियम के लिए देखें तो 5 करोड़ टू 25 लाख और माइनर की जो कॉस्ट रहती है वो रहती है लेस देन 25 लाख। जो अपना माइनर उसके लिए क्या रहेगा, एरिया क्या रहेगा? लेस देन 2,000 पर हेक्टेयर और कॉस्ट कितनी थी? लेस देन 25 लाख। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द प्यूरिन? प्यूरिन क्या है? एक नाइट्रोजन बेस। हमारे जो नाइट्रोजन बेस होते हैं उनको दो पार्ट में बांटा गया है, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन क्या है? तो इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा प्यूरिन है? एडीन, साइटोसिन, यूरेसिल या फिर थाइमिन। तो हमारा जो प्यूरिन है उसमें आते हैं अपने एडिनिन और ग्वानिन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे ये प्यूरिन है वो है एडिनिन और ग्वानिन, और जो हमारे पिरामिडिन है वो होते हैं अपने थाइमिन और साइटोसिन। ये डीएनए में देखें तो थाइमिन और साइटोसिन, और आरएनए के नाइट्रोजन की बेस की बात करें तो उसमें पिरामिडिन थाइमिन की जगह पर होता है अपना यूरेसिल। और इसमें जो बॉन्ड बनता है वो एडिनिन और थाइमिन के बीच में डीएनए में, और आरएनए में बनता है एडिनिन और थाइमिन के बीच में बनता है, आरएनए में बनता है एडिनिन और यूरेसिल के बीच में। वहीं हम देखें जो अपना जो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बॉन्ड बनता है वो क्या रहता है? 3 बॉन्ड बनते हैं इसमें, ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में बनता है, और एडिन और थाइमिन के बीच में बॉन्ड बनता है। जिसका राइट आंसर क्या रहेगा? प्यूरिन क्या है? एडिनिन और ग्वानिन। इसके राइट आंसर है एडिनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजर कंटेन 2 और 3 प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट ऑफ विच 2 प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स आर इन केमिकल कॉम्बिनेशन। वह प्राइमरी न्यूट्रिएंट जिसमें क्या आता है कि कॉम्बिनेशन में 2 या 2 से अधिक 2 या फिर 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, उसे क्या बोला जाता है? स्ट्रेट फर्टिलाइजर, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, मिक्स फर्टिलाइजर या फिर कंप्लीट फर्टिलाइजर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट में कौन कौन से आते हैं। तो हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट में आते हैं अपने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। एनपीके जो इन्हें प्राइमरी न्यूट्रिएंट कहा जाता है। स्टेट फर्टिलाइजर की हम बात करते हैं। स्टेट फर्टिलाइजर क्या होते हैं? वह फर्टिलाइजर जो एक मेजर प्राइमरी न्यूट्रिएंट की सप्लाई करते हैं, मतलब या तो वो नाइट्रोजन की करेंगे या फास्फोरस करेंगे या पोटास, मतलब एक ही उसमें सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट और हो सकते हैं लेकिन मेजर एक ही होता है। जैसे इसका एग्जांपल की हम बात करें तो स्टेट फर्टिलाइजर का एग्जांपल है अपना यूरिया। यूरिया में जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट पाया जाता है नाइट्रोजन पाया जाता है। एसएसपी जो सिंगल सुपर फास्फेट है, इसमें जैसे अपना कैल्शियम भी पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है, फास्फोरस, लेकिन इसमें प्राइमरी न्यूट्रिएंट सिर्फ एक है, फास्फोरस। कैल्शियम और सल्फर जो अपने वो क्या है? सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है। तो एसएसबी भी स्टेट फर्टिलाइजर है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर क्या होते हैं कि वे फर्टिलाइजर में 2 या 2 से अधिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। जैसे डीएपी अपना जो है इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन दोनों अपने को प्राप्त होते हैं। मिक्स्ड फर्टिलाइजर क्या होते हैं कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जो अपने फर्टिलाइजर उनको मिक्स करते हैं। मिक्स करके क्या करते हैं? मिक्स करते हैं जिससे क्या होते हैं? 2 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो होते हैं अपने को सप्लाई करते हैं। एनपीके वगैरह ये किस में आ जाएंगे? अपने मिक्स फर्टिलाइजर में। कंप्लीट फर्टिलाइजर क्या होता है? वह फर्टिलाइजर जिसमें तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट अपना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास तीनों पाए जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? कंप्लीट फर्टिलाइजर। तो इसने अपने को क्या पूछा है कि वह फर्टिलाइजर 2 या 2 से अधिक प्राइमरी न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, उसे क्या बोलते हैं? तो वो कौन सा है? अपना कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। जैसे डीएपी हो गया अपना फास्फोरस और पोटास दोनों देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज हाईएस्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन वर्ल्ड। वह कौन सा देश है विश्व में जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अपनी जैविक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, वो की जाती है? इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूएसए। जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती की जाती है वो अपनी कहाँ पर की जाती है? तो वो की जाती है अपनी ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन अगर उसने ये पूछ लिया आपने से कि सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मर जो है, सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मर है वो कहाँ पर है? तो वो है अपने इंडिया में। ऑर्गेनिक खेती कहाँ की जाती है? ऑर्गेनिक खेती ऑस्ट्रेलिया में की जाती है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मर कहाँ है? तो अपने जो ऑर्गेनिक फार्मर है वो कहाँ पर है? अपने इंडिया में। अब देखते हैं कि इंडिया में अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कहाँ पर की जाती है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है एमपी में, और सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन हुए वो भी कहाँ पर हुए हैं? एमपी में हुए हैं।
अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग लगभग अपनी अगर वर्ल्ड में पूछे कि कितनी कंट्री जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगी है, तो लगभग 197 कंट्री जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को उसने अपना लिया और ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लगी है वर्ल्ड में। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम देखते हैं कि कौन सी क्रॉप है अपने इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। तो अपना सोयाबीन जो है, सोयाबीन सबसे ज़्यादा और सोयाबीन की सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे कहाँ होती है? इंडिया में, एमपी में, और वर्ल्ड में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया में। और फार्मर कहाँ पे है? इंडिया में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूमिंग कल्टीवेशन जनरली प्रैक्टिस इन इंडिया इन, जो झूमिंग कल्टीवेशन होता है जनरली इंडिया में कहाँ पर प्रैक्टिस होता है? झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है? इसके अगर अदर नेम हम देखें तो इसको पोडू, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्लेश एंड बर्न फार्मिंग, इन अदर नाम से इसको जाना जाता है। तो देखिए झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं कि जैसे अपने जो वन वगैरह रहते हैं, फॉरेस्ट रहते हैं, उनको क्या करते हैं, पेड़ों को वहाँ पर जला देते हैं और वहाँ पर खेती की जाती है। और जैसे ही वो खेती का प्रोडक्शन कम हो जाता है, अनउपजाऊ हो जाती है, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर जाते हैं, वहाँ के पेड़ों को जलाते हैं और वहाँ पे वापस खेती करने लगते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो अपनी लैंड है उसका रोटेशन होता है। मतलब लैंड जैसे ही उसमें अनउपजाऊ हुई, ये दूसरी जगह पर जाकर खेती करते हैं। आदिवासी जनजाति होती है, ये सबसे ज़्यादा इस प्रकार की खेती करते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जूमिंग कल्टीवेशन कहाँ पर किया जाता है? हिली एरियाज, एमपी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट या नन ऑफ दिस। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जूमिंग कल्टीवेशन किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बफेलो ब्रीड इज कॉल्ड पंच कल्याणी या पंजाबी बफेलो? वो कौन सी भैंस की प्रजाति है जिसे पंच कल्याणी या पंजाबी के नाम से जाना जाता है? मुर्रा, जाफराबादी, नीली रावी या फिर भदावरी? तो जो हमारी नीली रावी है उसे अपन पंच कल्याणी या ये पंजाब की भैंस है इसलिए इसको पंजाबी बोलते हैं। और पंच कल्याणी क्यों बोला जाता है कि इसकी बॉडी पर 5 जगह पर क्या होते हैं, व्हाइट स्पॉट पाए जाते हैं। वो स्पॉट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो इसके फेस पर, इसके सर पर, इसके थूतन पर, इसके जो पैर है उनके निचले भागों में, और अपनी जो इसकी टेल होती है, पूंछ होती है, उसके आखिरी हिस्से में क्या होते हैं, स्पॉट पाए जाते हैं। इस वजह से 5 स्पॉट पाने की वजह से इसको पंच कल्याणी बोलते हैं। और जो अपनी नीली रावी है, इसकी जो आंखें होती है वो भी क्या होती है, सफेद होती है, इसलिए इसकी जो आईज है उनको वॉल आईज भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड, नीली रावी। अब नेक्स्ट हम देखें मुर्रा। तो मुर्रा के हम किस किस नाम जानते हैं? तो ब्लैक ब्यूटी कहा जाता है इसको, दिल्ली बफेलो कहा जाता है। और सबसे ज्यादा दूध भी कौन देती है? तो मुर्रा भी सबसे ज्यादा दूध देती है। जो हमारी जाफराबादी है, जाफराबादी क्या होती है, इसको मिनी एलिफेंट कहा जाता है। और भदावरी, भदावरी कॉपर कलर की होती है। और सबसे ज्यादा जो फैट पाया जाता है वो भदावरी के जो मिल्क है उसी में पाया जाता है। तो अपने क्या पूछता है, पंच कल्याणी किसको बोलते हैं? नीली रावी को। और ये कहाँ की भैंस है? या पंजाब की भैंस है, तो इसलिए इसको पंजाबी बफेलो भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट कंसेप्ट वाज गिवन बाय। जो न्यूट्रिएंट का क्रिटिकल लेवल का कंसेप्ट है वो किसने दिया था? ओल्सन ने, जेवी लिबिक ने, ब्लैकमैन ने, डार्की ने। तो जो हमारा जो ये कंसेप्ट दिया था वो ओल्सन के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन फर्स्ट। अब देखते हैं कि जेवी लिबिक जो है, इन्होंने अपना एक नियम दिया था, लॉ ऑफ मिनिमम। तो लॉ ऑफ मिनिमम क्या होता है? ये जेवी लिबिक के द्वारा दिया गया था। इसमें क्या होते हैं कि जैसे हमारा कोई भी फील्ड है, उसमें क्या हमारे कुछ पोषक तत्व, जैसे 4-5 पोषक तत्व की कमी है, तो उसमें जो मतलब सिर्फ 4-5 की कमी, बाकी सब पर्याप्त है, लेकिन जो 4-5 की कमी, उनमें से जिसकी सबसे ज्यादा कमी है वो सबसे ज्यादा यील्ड को अफेक्ट करता है। मतलब जितनी उसकी ज्यादा कमी होगी उतना ही वो यील्ड को अफेक्ट करेगा। अगर जैसे हमारे 4-5 की कमी है तो हम जो सबसे कम है उसको सबसे पहले देंगे तो ही हमारी यील्ड पड़ेगी। नहीं तो थोड़ा कम है उसको हमने दे दी तो उससे यील्ड पर कोई इफेक्ट। लेकिन जो सबसे कम, जिसकी सबसे ज्यादा कमी है, अगर हम उसकी पूर्ति करते हैं पहले तो उससे यील्ड बढ़ेगी। अगर उसकी पूर्ति हो गई फिर हम दूसरे की करनी चाहिए जिसकी उससे थोड़ी ज्यादा कम कमी है। तो ये क्या होता है? लॉ ऑफ मिनिमम होता है। मतलब इससे क्या होता है कि जितनी उस न्यूट्रिएंट की कमी होगी उतना ही उत्पादन पर इफेक्ट पड़ेगा उसका। जो हमारे ब्लैकमैन है, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, ओल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येलो रस्ट इन व्हीट इज कॉज्ड बाय। जो अपना व्हीट है इसमें क्या है, 3 टाइप के रस्ट पाए जाते हैं, ब्लैक, ब्राउन और येलो रस्ट। जो अपने व्हीट रस्ट है इसकी डिस्कवरी की थी डॉक्टर केसी मेहता ने, इसलिए इन्हें फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिसीज इन इंडिया कहा जाता है। इन्होंने क्या था, व्हीट का जो डिसीज साइकिल है उसकी खोज की थी इंडिया में। और इंडिया में जो 3 टाइप के रस्ट पाए जाते हैं, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट और ब्लैक रस्ट। जो ब्राउन रस्ट है उसे लीफ रस्ट भी कहा जाता है, येलो रस्ट को स्टिप रस्ट
और जो अपना ब्लैक रस्ट है उसको स्टेम रस्ट कहा जाता है। ब्राउन रस्ट किसके द्वारा होता है? पक्सिनिया, रिकोन्डिटा, टिट्रिसी के द्वारा होता है। ये सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो कौन पहुंचाता है? ब्राउन रस्ट ही पहुंचाता है। इसमें अर्ली अपीयरेंस अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा डैमेजिंग कौन सा है? अपना ब्राउन रस्ट है। येलो रस्ट जो होता है इसको स्ट्रिप रस्ट कहा जाता है। इसका नाम है पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन थर्ड, पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस। नेक्स्ट हमारा होता है ब्लैक रस्ट। ब्लैक रस्ट को स्टेम रस्ट कहा जाता है। इसका नाम है पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसी के द्वारा होता है। इसको किलर डिजीज ऑफ भिड भी कहा जाता है। और इसमें जो अपने को अपीयरेंस देखने को मिलते हैं वो लेट अपीयरेंस देखने को मिलते हैं। अर्ली अपीयरेंस अपने को ब्राउन रस्ट में मिलते हैं और लेट अपीयरेंस मिलते हैं अपने को इसमें ब्लैक रस्ट में। अब हम देखते हैं कि जो हमारे रस्ट है, ये तीनों रस्ट को अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो लेट सोइंग को अपने को अवॉइड करना चाहिए, रेजिस्टेंट वेराइटी लगाना चाहिए, हाई डोज ऑफ पोटासिक फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए, या फिर जैसे अपना सल्फर वगैरह की डस्टिंग कर जाए। तीनों के लिए क्या रहती है, मतलब तीनों के अगेंस्ट वो उसका अपन तीनों का उससे मतलब तीनों सल्फर की डस्टिंग से क्या हो जाएगा कि तीनों रस्ट को होने से रोका जा सकता है। तो आपने क्या पूछा? येलो रस्ट। येलो रस्ट को क्या कहा जाता है? स्ट्रिप रस्ट भी कहा जाता है। और येलो रस्ट किसके द्वारा होता है? पक्सिनिया स्ट्रिफॉर्मिस के द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट फाउंड इन मैक्सिमम इन अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? सिलिका, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम या फिर आयरन। तो हमारे जो अर्थ क्रस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है अपना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और अगर यहाँ पे अपने को एलिमेंट की जगह पर अगर ये पूछता कि कौन सी मेटल है जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसका राइट आंसर क्या होता है? अपना एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब देखते हैं कि अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट कितना परसेंट पाया जाता है। पहले हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%, सिलिकॉन पाया जाता है 27.7%, दूसरे नंबर पर अपना सिलिका पाया जाता है। एल्यूमिनियम 8.1%, फेरस 5.5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8%, पोटेशियम 2.6%, मैग्नीशियम 2.1%। इसके अलावा जो अदर एलिमेंट है वो कितने होते हैं? 0.8%। सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? अपना ऑक्सीजन 46.6%। और अगर मेटल पूछेंगे धातु में कौन सा पाया जाता है अपना, तो अपना पाया जाता है एल्यूमिनियम 8.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज बेनिफिशियल बट नॉट असेंशियल टू प्लांट। मतलब वो कौन सा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल तो है, लाभदायक तो है, बट असेंशियल नहीं है। मतलब ऐसा है कि ये प्लांट में नहीं भी होगा तो भी उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ साइकिल पे इफेक्ट होगा, लेकिन अगर ये प्लांट में आपने दे दिया है, ये प्लांट में उपलब्ध है, तो उससे क्या उसको फायदा जरूर होगा। तो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट जो अपने हैं वो 4 हैं, वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या रहेगा? सोडियम। सल्फर अपना सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है, ये भी एसेंशियल है। कॉपर, मैग्नीज ये अपने असेंशियल, लेकिन सोडियम जो अपना वो क्या है? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है। वेनेडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सोडियम क्या है? अपने बेनिफिशियल। अब हम देखते हैं कि सोडियम जो है कौन सी क्रॉप के लिए बेनिफिशियल होता है। तो अपना शुगर बीट जो चुकंदर है उसके लिए अपना अच्छा रहता है। ट्यूबर क्रॉप के लिए बहुत अच्छा रहता है, जैसे अपना पोटैटो वगैरह है, पोटैटो के लिए अच्छा रहता है। रूट क्रॉप के लिए, लेकिन मेनली इसमें फायदा किसमें करता है? शुगर बीट में और पोटैटो में सबसे ज़्यादा क्या करता है? सोडियम फायदा करता है। ये क्या है? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सेकेंड, सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल स्ट्रक्चर टॉप्स आर फ्लैट दे आर कार्ड। वो सॉइल स्ट्रक्चर जिनके टॉप क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अरेंजमेंट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले क्या कहलाता है? सॉइल स्ट्रक्चर कहलाता है। सॉइल स्ट्रक्चर टाइप 4 टाइप के होते हैं अपने, ब्लॉकी, प्रिज्मेटिक, कोल्यूमना, प्लेटी और स्पेरिकल। तो अपना जो प्लेटी क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेटी लाइक जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। तो प्लेटी लाइक क्या होता है? इसमें जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, इसका जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होता है वो इसका क्या होता है? लार्ज होता है वर्टिकल एक्सिस की तुलना में। मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस ज़्यादा रहेगा वर्टिकल एक्सिस की तुलना में। और अगर जो इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस थीन है, तो लेयर थीन है अगर, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? लेमिनार बोलेंगे। और लेयर अगर थिक है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेटी बोलते हैं। तो अगर लेयर थिक है तो उसको अपन प्लेटी बोलेंगे, और लेयर थीन है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? लेमिनार बोलते हैं। नेक्स्ट अपना है प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक क्या होता है कि इसमें जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस की तुलना में ज़्यादा डेवलप होता है। मतलब क्या उसमें से पिलर लाइक जो अपने स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर इसका टॉप जो है वो फ्लैट है तो वो प्रिज्मेटिक है, और टॉप अगर राउंड है तो उसको क्या बोलेंगे? अपन कोल्यूमिनार बोलेंगे। अपने को यहाँ पे पूछा है कि टॉप्स आर फ्लैट, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सेकेंड, प्रिज्मेटिक।
नेक्स्ट अपना टाइप होता है ब्लॉकी टाइप। ब्लॉकी टाइप में क्या होता है, जो तीनों डायमेंशन होते हैं वो सेम साइज के होते हैं, तीनों के तीनों डायमेंशन के साइज क्या होता है, सेम होता है। स्पेरोइडल जो अपना होता है ये दो टाइप का होता है। स्पेरोइडल जो अपना होता है वो दो टाइप का होता है, ग्रेन्युलर और क्रम्बी। जो स्पेरोइडल है, ग्रेन्युलर, क्रम्बी, ये दोनों ही क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, मतलब दोनों ही अपनी जो क्रॉप होती है उनके लिए अच्छे होते हैं। लेकिन इनमें भी, ग्रेन्युलर क्रम्बी में सबसे अच्छा अपना क्रम्बी होता है, क्योंकि क्रम्बी में जो सोइल होती है ज़्यादा फर्टाइल होती है। ग्रेन्युलर में क्या होता है, क्रम्बी की तुलना में कम फर्टाइल। जो पोर स्पेस है वो भी क्रम्बी में ज़्यादा होता है। तो पोर स्पेस ज़्यादा है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसका एरेशन सब किस में ज़्यादा होगा, क्रम्बी में ज़्यादा होगा। ग्रेन्युलर में क्या होता है, पोर स्पेस कम होता है। तो अब हम देखते हैं इसमें कि जो हमारा राइट आंसर क्या है। टॉप्स आर फ्लैट पूछा है अपने को, तो प्रिज्मेटिक में राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम द प्रीवियस सीजन इन ए क्रॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ वीड। मतलब जो पुरानी क्रॉप है उनके प्लांट अगर आप क्रॉप में उगाते हैं तो उन्हें वो किस टाइप की वीड है, फैकल्टेटिव, मिमिक्री, वॉलंट्री या फिर एब्सोल्यूट वीड। तो अपना फैकल्टेटिव वीड क्या होता है, फैकल्टेटिव वीड जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन क्रॉप एरिया, जो अपनी वेस्ट लैंड होती है वहां पर उगते हैं। ये मतलब अपनी जो क्रॉप्ड लैंड होती है वहां पे नहीं उगते हैं, नॉन क्रॉप्ड एरिया में उगते हैं। इनका एग्जाम्पल है लेंटाना, पार्थेनियम, गाजर घास वगैरह, सब क्या है, फैकल्टेटिव वीड है। मिमिक्री वीड क्या होते हैं कि इनका जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, ये वेजिटेटिव रूप से क्या होते हैं, क्रॉप के जैसे ही दिखते हैं। मतलब अगर हम पौधे देख रहे हैं तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि ये क्रॉप है या फिर ये वीड है। मतलब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है क्रॉप की। जैसे गेहूं सा में गेहूं हो गया, जो अपने सोरगम है उसमें सोरगम हेल्पेंस हो गया, ये सब क्या है, मिमिक्री वीड है। वॉलंटरी वीड क्या होते हैं, पुरानी फसल के क्रॉप, मतलब जो प्रीवियस ईयर, जैसे अपन ने क्या करा, अपन ने गेहूं की अभी बुआई की है, तो गेहूं के खेत में सोयाबीन, सोयाबीन के पौधों को उगाना क्या कहलाता है, वॉलंटियर वीड। मतलब ये प्रीवियस ईयर के जो अपने क्रॉप की होती है वो क्या करते हैं, इस साल इन सीजन में अपन ने जो क्रॉप बोई है उसमें उगाना क्या कहलाता है, अपना वॉलंटियर वीड कहलाता है। एब्सोल्यूट वीड क्या होते हैं, एब्सोल्यूट क्या होते हैं कि ऑलवेज वीड होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं कि वीड ही होते हैं। जैसे वॉलंटरी वीड में क्या हो गया कि प्रीवियस ईयर के जो क्रॉप है उनको भी अपन ने वीड मान लिया, लेकिन वॉलंटरी में क्या होता है, ये हमेशा ही वीड होते हैं, इनका कोई भी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस कभी भी नहीं होता किसी भी सीजन में। उनको अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीड। इसके एग्जाम्पल जैसे अपना साइप्रस स्पीसीज हो गया, आर्जिमोन मैक्सिकाना, ये क्या है, हमेशा ही वीड रहते हैं, तो वो कहलाते हैं एब्सोल्यूट वीड। तो अपने को इसमें पूछा है प्रीवियस सीजन के वीड, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, वॉलंटरी वीड। राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन हु फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज विनर, वह कौन सी महिला वैज्ञानिक है जिसको फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। कैथरीन बर्टीनी, शकुंतला हरक सिंह थिस्टले, मेरीडेल चिल्टन या इवांजेलिना विलेजेस। तो अपनी जो कैथरीना बेरेलिनी है, इनको जो वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था, ये मिला था 2003 में। जो अपनी शकुंतला हरक सिंह थिस्डले है, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था 2021 में। मेरीडेल चिल्टन जो है, इनको वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था 2013 में। और अपनी जो है कौन सी, इवेंगिना विलेजेस, इनको मिला था 2000 में, मतलब 2000 में इनको मिला था। तो अब हम देखते हैं कि इसमें राइट आंसर तो अपना कौन सा है, 2000 वाला। इवेंजिला विलेजेस जो है, इनको सबसे पहले, वो महिला है जिनको सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। जो अपनी शकुंतला हरक सिंह थिस्डले, इनको 2021 में मिला था। इनको जो वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था एक्वाटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मतलब इनको जो फिश प्रोडक्शन वगैरह में इनका योगदान था, इसके लिए इनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था। और जो अपनी इवेंगलिना विलेजेस है, इनको जो 2000 में मिला था, ये किसके साथ मिला था, एसके वसल, जो इन्होंने अपने जो मक्का पे काम किया था, क्वालिटी मेट डेवलप की थी, उनके साथ में इनको मिला था। तो क्वालिटी मेट डेवलप करने के लिए इनको मिला था। और जो अपनी मेरीडेल चिल्टन है, मेरीडेल चिल्टन को 2013 में मिला था, और इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में काम किया था, अपनी जैव प्रौद्योगिकी उस पर काम किया था मेरीडेल चिल्टन ने, 2013 में इनको मिला था। तो अगर हमारा फर्स्ट वुमन पूछेंगे तो कौन है, इवेंगिलिना विलेजेस है। और अगर ये पूछे कि सबसे पहले वर्ल्ड फूड प्राइज जो है वो स्टार्ट कब हुए थे, तो वो स्टार्ट हुए थे 1987 में। और सबसे पहला जो वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया था वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को दिया गया था। वर्ल्ड फूड प्राइज फर्स्ट विनर कौन है, MS स्वामीनाथन जी। और अगर वुमेन पूछेंगे तो इवेंगलिना विलेजेस। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4, इवेंगलिना विलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थिंग अप इज नीडेड इन सुगरकेन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटिंग सिस्टम। जो अर्थिंग अप है वो सुगरकेन में किया जाता है कौन से प्लांटिंग सिस्टम में।
फरो प्लांटिंग, रेस्ड बेड प्लांटिंग, ट्रेंच प्लांटिंग या फिर फ्लैट बेड प्लांटिंग में। सबसे पहले हम बात करते हैं शुगर केन की फरो मेथड की। तो फरो मेथड जो है वो हेवी सॉइल में अपनाई जाती है। ये नॉर्थ और साउथ इंडिया दोनों में की जाती है। नॉर्थ इंडिया में जो इसकी फरो है उसकी डेप्थ रखी जाती है 10 to 15 सेंटीमीटर एडॉप्ट की जाती है, और साउथ इंडिया में लगभग 20 सेंटीमीटर जो डीप फरो है वो एडॉप्ट की जाती है। रेस्ड बेड प्लांटिंग क्या है? रेस्ड बेड प्लांटिंग में क्या होते हैं, इसके जो बेड होते हैं वो ऊपर उठे हुए होते हैं। ट्रेंच मेथड अपनी कोस्टल एरिया में की जाती है, जो अपने समुद्री क्षेत्र है वहां पर अपनाई जाती है। इसमें जो होती है किस लिए करते हैं अपन ट्रेंच मेथड क्यों अपनाते हैं वहां पर? तो ट्रेंच प्लांटिंग लॉजिंग को रोकने के लिए, जो अपने शुगर केन के प्लांट है उनको गिरने से रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, ट्रेंच प्लांटिंग करते हैं। और फ्लैट बेड प्लांटिंग नॉर्थ इंडिया में फॉलो की जाती है। इसमें क्या करते हैं, जो फरो साइज रहती है वो 8 से 10 सेंटीमीटर डीप रहती है, और इसमें जो डिस्टेंस रखी जाती है वो 75 to 90 सेंटीमीटर। और जो अपनी अर्थिंग अप है वो भी अपनी किस में की जाती है, फ्लैट बेड प्लांटिंग में। क्योंकि फरो में क्या होता है कि जो उसके आसपास की रीज होती है वो ऊपर उठी होती है। रेस्ड बेड में भी क्या हो, ये ऊपर उठा हुआ रहता है, तो यहाँ पे अर्थिंग अप की जरूरत नहीं है। ट्रेंच प्लांटिंग में भी अर्थिंग अप की जरूरत, लेकिन फ्लैट बेड प्लांटिंग में अर्थिंग अप की जरूरत होती है। इसके लिए हम देखते हैं कि अर्थिंग अप जो अपना शुगर केन के अलावा कौन सी क्रॉप में अपनाया जाता है, तो ये अपनी ग्राउंड नट और जो पोटेटो इनमें भी अर्थिंग अप किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 4 फ्लैट बेड प्लांटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट? इनमें से कौन सा गलत है? फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज जेथ्रो टूल, फादर ऑफ मिनिमम टिलेज E.H. फोकनेर, फादर ऑफ जीरो टिलेज G.B. ट्रिपलेट, फादर ऑफ मैन्योरिंग रुडोल्फ स्टेनर, फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग मसानाबु फुकुओका। तो जो हमारे मॉडर्न टिलेज के फादर ऑफ जेथ्रो टूल ही है, फादर ऑफ मिनिमम टिलेज भी अपने E.H. फोकनेर है, फादर ऑफ जीरो टिलेज जो G.B. ट्रिपलेट है, और जीरो टिलेज जो टर्म है वो अपने किसे दी थी, जेथ्रो टूल ने, तो ये भी राइट है। फादर ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो है वो भी राइट है। तो अपना रॉन्ग कौन सा है इसमें से, फादर ऑफ मैन्योरिंग। फादर ऑफ मैन्योरिंग अपन रुडोल्फ स्टेनर को नहीं, फादर ऑफ मैन्योरिंग जो है अल्बर्ट हावर्ड को कहा जाता है। जो सर अल्बर्ट हावर्ड है इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और फादर ऑफ मैन्योरिंग कहा जाता है। इन्होंने एक मैन्योरिंग की मेथड भी डेवलप की थी, इंडोर कंपोस्टिंग मेथड, जो डेवलप की थी किसने, सर अल्बर्ट हावर्ड ने की थी। और जो हमारे रुडोल्फ स्टेनर है इनको फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी फादर ऑफ मैन्योरिंग कौन है, अपने सर अल्बर्ट हावर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड वाज डेवलप्ड बाय, जो फर्स्ट कृत्रिम हाइब्रिड है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, चार्ल्स डार्विन, थॉमस फेयरचाइल्ड, C.T. पटेल या फिर रिम्पू के द्वारा। तो जो फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड है इसको डेवलप किया था थॉमस फेयरचाइल्ड ने। कब डेवलप किया था इन्होंने, 1717 BC में इन्होंने फर्स्ट जो अपना हाइब्रिड है उसको डेवलप किया था। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड था वो इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड था। ये कार्नेशन और स्वीट विलियम को क्रॉस करके बनाया गया था। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन देखते हैं हम, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, थॉमस फेयरचाइल्ड। नेक्स्ट अपने ऑप्शन देखते हैं चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ पेंजेंसिस दी थी। C.T. पटेल जो हमारे, इन्होंने 1970 में फर्स्ट कॉटन की हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की थी H4। और रिम्पू जो है इन्होंने 1890 में टिट्रिकल बनाया था। टिट्रिकल क्या है, एक कृत्रिम सीरियल है जो व्हीट इंटू राई के क्रॉस से बनाया गया है। अपना जो टिट्रिकम एस्टिवम और सिकेल सीरियल के क्रॉस से इन्होंने बनाया था टिट्रिकल। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड अपना डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग आर, जो अपनी एक्सटेंशन टीचिंग है उनकी स्टेप्स कितनी होती हैं, 5, 6, 3, 7। तो जो एक्सटेंशन टीचिंग है उसकी टोटल स्टेप है अपनी 6। कौन कौन सी स्टेप्स है इसकी टीचिंग की अपन देखते हैं। तो इसकी टीचिंग की स्टेप हम देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में याद करते हैं। इसको एडकास के रूप में याद किया जाता है। अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, कन्विक्शन, एक्शन, सेटिस्फेक्शन, ये क्या है अपनी टीचिंग की स्टेप्स है। टीचिंग स्टेप टोटल कितनी है अपनी, 6 है। तो उसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी 6 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।